नमस्कार, खबर तो समझिए में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मिथिलांचल से बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ बड़ी हुंकार भरी है। दरभंगा में आयोजित बीजेपी मिलन समारोह में नीतीश के खिलाफ बीजेपी के लौकुश यानी आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी ने सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला। तो वहीं बीजेपी के कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दरभंगा का अलीपुर हाट मैदान, जहां आयोजित हुआ बीजेपी का मिलन समारोह। बीजेपी के लवकुश यानी आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी की मौजूदगी में कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद बारी आई आरसीपी के बोलने की, तो उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। कहा, आज की जेडीयू खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री की पत्नी की बरसी के दिन जेडीयू के अध्यक्ष मटन पार्टी करते हैं, ये कैसी संस्कृति है। उनके पार्टी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू की पत्नी की पुण्यतिथि, मुख्यमंत्री जी अपनी पत्नी के मूर्ति पर माला चढ़ा रहे हैं और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष मांस परोस रहा है। ये क्या भारतीय संस्कृति में है? कार्यक्रम में अब बारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की थी, तो उन्होंने भी नीतीश को जमकर खरी खोटी सुनाई। कहा, 24 में नरेंद्र मोदी को जनता भारी मतों से जिता दे तो वे 2025 में नीतीश को हराकर कल्याण बिगहा भेज देंगे। तो मैं गारंटी देता हूँ, आप यदि 24 में 40 की 40 सांसद जुटाने का काम कीजिएगा तो 25 में नीतीश कुमार को उखाड़कर उनको कल्याण बिगहा में स्थापित करने का काम करूंगा। आरसीपी सिंह अब बीजेपी के नेता बन चुके हैं। इन पर नीतीश के कोर वोटर लवकुश यानी कुर्मी कोयरी वोट, खासकर कुर्मी वोटरों को तोड़ने की जिम्मेदारी है। बीजेपी को उम्मीद है कि आरसीपी नीतीश के पाले से कुर्मी वोटरों को खींचने में कामयाब होगी। जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, वे भी कोयरी जाति के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। ऐसे में सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को नीतीश के खिलाफ हल्ला बोल करने की जिम्मेदारी दी है, ताकि आने वाले चुनावों में जेडीयू के कोर वोट बैंक में सेंधमारी हो सके। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब नीतीश के खिलाफ बीजेपी के लौकुश की हुंकार को समझिए। लौकुश यानी कुर्मी और कोयरी, या कहें कि कुशवाहा बिहार में करीब 10% के आसपास की आबादी में है, जिसमें कुर्मी समाज की आबादी करीब 4% और कुशवाहा बिरादरी का वोट 4.5% है। नीतीश कुमार का 20 वोट बैंक लौकुश रहा है। लौकुश समीकरण के सहारे ही नीतीश ने लालू को सत्ता से बेदखल किया। इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में बीजेपी है। दरअसल अब तक कुर्मी मतदाता निर्विवाद रूप से नीतीश के साथ रहे हैं और यही वजह है कि बिहार में नीतीश कुमार के रहते कोई कुर्मी नेता उभर नहीं सका। अब बीजेपी ने नीतीश को मात देने के लिए उनके ही खास रहे आरसीपी पर भरोसा जताया है, जबकि सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी कुशवाहा वोट में सेंधमारी लगाना चाहती है। समझने वाली बात यह है कि नालंदा, बांका, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और पटना में कुर्मी वोटर काफी प्रभावी हैं। जबकि भोजपुर की बात की जाए, खगड़िया, काराकाट, उजियारपुर और सासाराम में कुशवाहा यानी कोयरी जाति का प्रभाव है। लौकुश समीकरण में सेंधमारी के लिए रणनीति के तहत बीजेपी ने मिथिलांचल का चयन किया, क्योंकि पिछले चुनाव में मिथिलांचल में जेडीयू का प्रदर्शन अच्छा था। तो ये तमाम समीकरण बिठाते हुए लगातार बीजेपी नीतीश कुमार को धाराशायी करने में लगी हुई है और 2 वीरों को अपने पार्टी से उतारा भी गया है, जिसमें सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह शामिल हैं। बढ़ते आगे, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी है। आरजेडी और जेडीयू ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला लिया है। 28 मई 2023 यही वो तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे।
लेकिन उद्घाटन के पहले ही सियासत तेज हो गई है। बिहार के दो बड़े सत्ताधारी दल आरजेडी और जेडीयू ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी जी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा ही होनी चाहिए थी। आरजेडी और जेडीयू ही नहीं, इन दोनों के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वाम दल और एनसीपी भी उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। इन पार्टियों के नेताओं का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं कराना राष्ट्रपति का अपमान है। इसमें विपक्षी एकजुटता का सवाल नहीं है। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड महामहिम राष्ट्रपति जी उद्घाटन करते सब लोग जाता। पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन का विरोध करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि इस भवन का उद्घाटन पीएम नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। तो इनको याद है कि बिहार में जो उद्घाटन हुआ है वो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। इस शिलापट तोड़वाएंगे क्या? जबकि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है। मुझे तरस आ रहा है वैसे लोगों पर जो लोकतंत्र के हत्यारों के साथ खड़े हैं। आज भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन नए संसद भवन के लिए संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा ने 5 अगस्त 2019 को आग्रह किया था, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया और मात्र 28 महीने में बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और रवि सिसोदिया के साथ पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। अब लोकतंत्र के मंदिर पर महाभारत को समझिए। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। 28 मई को यह उद्घाटन होना है। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। विवाद के पीछे विपक्ष का तर्क है कि राष्ट्रपति संसद के संरक्षक होते हैं। राष्ट्रपति की जगह पीएम आखिर क्यों उद्घाटन करेंगे? विवाद उद्घाटन की तारीख को लेकर भी है। 28 मई को वीर सावरकर की जयंती है, इसलिए 28 मई की तारीख पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर बेवजह विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति देश के प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं। पीएम सरकार की ओर से संसद का नेतृत्व करते हैं, जिनकी नीतियां कानून के रूप में लागू होती हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि पीएम है, इसलिए बेवजह राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश ना की जाए। बीजेपी ने उदाहरण के साथ कांग्रेस को आईना भी दिखाया है। अगस्त 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया था। 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद पुस्तकालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस सरकार के मुखिया संसद का उद्घाटन कर सकते हैं, तो पीएम मोदी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? यह भी लगातार बीजेपी की तरफ से बात रखी जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को बेवजह विवाद ना पैदा करने की नसीहत दी है और कहा है कि ऐसे बेवजह विवाद आप पैदा नहीं करें। बढ़ेंगे आगे। 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। सत्ता के प्रतीक ऐतिहासिक सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा, जिसे राजदंड के रूप में भी लोग जानते हैं। भारत की नई संसद का काम पूरा हो चुका है। उद्घाटन को लेकर चल रही सियासत के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में एक शब्द है सेंगोल। सेंगोल तब चर्चा में आया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जिक्र किया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने एक राजदंड का जिक्र किया, जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा और इसे ही तमिल में सेंगोल के नाम से जाना जाता है। कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है। अमित शाह ने बताया कि 1947 में जब ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से भारत को हस्तांतरित करने की बात सामने आई, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इसके लिए जवाहरलाल नेहरू से बात की। उन्होंने पूछा कि किस प्रतीक के साथ स्वराज्य को सौंपा जाए। इसके बाद हस्तांतरण को लेकर नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी से सुझाव मांगा।
तब उन्होंने नेहरू को सेंगोल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चोल सम्राट सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल सौंपकर करते थे, जिसके बाद तय हुआ कि सेंगोल देकर ही सत्ता का हस्तांतरण होगा। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ नेहरू जी को इसे सौंप दिया गया। यानी तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल लिया था। और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, इसका सटीक क्षण था। तब से लेकर अब तक सेंगोल इलाहाबाद के एक संग्रहालय में है, जिसे अब सत्ता के प्रतीक के तौर पर संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब समझिए सेंगोल की अहमियत क्या है। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से निकला है। इसका अर्थ है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। चोल काल के दौरान राजाओं के राज्याभिषेक समारोह में सेंगोल का अत्यधिक महत्व था। सेंगोल एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में सौंपा जाता था। आजादी के समय अंग्रेजों ने देश के पहले प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपा था। 1947 की बात की जाए तो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में सेंगोल सौंपा गया था। यह अंग्रेजों से इस देश के लोगों के लिए सत्ता के हस्तांतरण का संकेत था। तब से लेकर अब तक इसे इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था, लेकिन अब यह नए संसद भवन में सत्ता के प्रतीक के रूप में रखा जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। राज्य गठन के 22 साल बाद झारखंड हाईकोर्ट का अपना भवन मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधुनिक सुख सुविधाओं को समेटे इस आधुनिक भवन का उद्घाटन किया, जिसमें सीजेआई के साथ राज्यपाल, सीएम और केंद्रीय कानून मंत्री भी मौजूद रहे। दस साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार झारखंड को अपना हाईटेक हाईकोर्ट भवन मिल ही गया। इस खास मौके को और भी ग्रैंड बनाया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी ने। राष्ट्रपति के साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ सीएम हेमंत सोरेन भी इस खास पल के साक्षी बने। एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ। मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा। उनको तो न्याय मिलना चाहिए। एक आदिवासी बहुल छोटे राज्य में यह भवन तथा परिसर देश के किसी भी उच्च न्यायालय के भवन तथा परिसर से बड़ा है। मुझे आशा है कि झारखंड, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब लोग की बहुलता है, उन्हें सरल, सुलभ, सस्ता तथा तीव्र न्याय दिलाने में की दिशा में यह संस्था एक मील का पत्थर साबित होगा। ईंट और पत्थर में बनी इमारत अपने आधुनिक सौंदर्य से आधुनिक राज्य और आधुनिक राष्ट्र का प्रतीक बन सकती है। न्यायपालिका के भवन का विस्तार होने से न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा तो बढ़ती है ही। अधिवक्तागण न्याय भवन में कार्यरत होते हैं। साथ ही साथ भारतीय नागरिक अपने वादों को लेकर न्यायपालिका के द्वार में प्रवेश करते हैं। तब उनकी आस्था को कायम रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। एक नजर डालते हैं झारखंड हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग की खासियत पर। झारखंड हाईकोर्ट 165 एकड़ में फैला है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट की हाईटेक बिल्डिंग 68 एकड़ में बनी है। इसका 10 लाख वर्ग फीट एरिया ग्रीन बिल्डिंग है।
हाईकोर्ट में 25 भव्य कोर्ट रूम है, जिसमें 1200 वकील के बैठने की बेहतरीन व्यवस्था है। इसमें हरियाली बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रजाति के करीब 2000 पौधे लगाए गए हैं। वहीं सोलर पैनल से 2000 किलोवाट बिजली भी हाईकोर्ट भवन को मिलेगी। मुख्य कोर्ट रूम की बिल्डिंग 2 मंजिला है। इसमें दूसरे तल्ले पर विशाल लाइब्रेरी है, जिसमें करीब 5 लाख किताब के संग्रह की क्षमता है। झारखंड हाईकोर्ट की इंसाफ के मंदिर के रूप में जिस तरह की पहचान थी, ये पहचान आगे भी कायम रहने की उम्मीद है।